दोस्तों मैं आज आपके सामने आरएसएसबी द्वारा पूछे गए प्रकाशी की टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर इसमें कोई किसी तरह की गलती हुई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर गलती से अवगत करवाएं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, एक समतल दर्पण में 2 मीटर ऊंचाई की वस्तु का हमें पूर्ण प्रतिबिंब चाहिए। अगर हमें पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो अगर वस्तु की ऊंचाई 2 मीटर है तो उसका आधा चाहिए हमें दर्पण की ऊंचाई, जिसमें हम उस वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वस्तु 50 डिग्री कोण पर रखे गए दो समतल दर्पणों के मध्य रखी गई है। समतल दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनेंगे? ये मान लो दो समतल दर्पण रखे गए हैं 50 डिग्री के कोण पर और यहाँ पर कोई वस्तु है, तो इस वस्तु के हमें प्रतिबिंब प्राप्त करने हैं। इन दोनों समतल दर्पणों में मिलाकर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो दोस्तों इसका सीधा सा फॉर्मूला है 360 बट्टा थीटा। थीटा कितना है? 50 है। 360 बट्टा 50, तो इसका आंसर आ जाएगा 7.2। तो ऐसे अगर कोई संख्या डेसिमल में आंसर आ जाए तो उसका हमें पूर्णांक उस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसमें 7 है तो इसका आंसर हो जाएगा 7, मतलब प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 7। इन दोनों में मिलाकर 7 प्रतिबिंब बनेंगे इस वस्तु के। और यहाँ पे अगर आंसर सम आ जाता, मान लो 6 आ जाता, तो इसका प्रतिबिंबों की संख्या होती 6 - 1 मतलब 5। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक उत्तल गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन 1 है आभासी या उल्टा, ऑप्शन दूसरा वास्तविक, ऑप्शन तीसरा आभासी या उल्टा, या ऑप्शन चौथा है वास्तविक या उल्टा। तो दोस्तों इसमें दो ऑप्शन सेम हो चुके हैं, तो हमें इसको आभासी या उल्टा अब यहाँ पे सीधा करना पड़ेगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। आभासी या सीधा बनता है, क्योंकि दोस्तों जहाँ आभासी प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा सीधा बनता है, ना कि उल्टा। वास्तविक होता है वो उल्टा बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दर्पणों के रूप में किया जाता है? पश्च मतलब पीछे की वस्तु को या पीछे की रोड को या पीछे आते वाहनों को देखने के लिए कौन से दर्पणों का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या कोई नहीं। तो दोस्तों ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन का नॉर्मल आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 5 है, डायोप्टर मात्रक है। किसका मात्रक है डायोप्टर? फोकस दूरी का, या आवर्धन क्षमता का, या लेंस की पावर का, या विभेदन क्षमता का? तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा आपका लेंस की पावर का, और इसको डी से डिनोट किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 6, यदि निर्धारित लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है तो इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन 1 है निर्धारित लेंस उत्तल है तथा उसकी फोकस दूरी 0.50 मीटर है, और ऑप्शन 2 है निर्धारित लेंस अवतल है और फोकस दूरी 2 मीटर है। तीसरा है लेंस उत्तल है और फोकस दूरी 2 मीटर है, और चौथा है लेंस अवतल है और तथा फोकस दूरी आधा मीटर है। तो हम कैसे पता करेंगे कि मतलब ये लेंस की क्षमता दी हुई है उसकी प्रकृति? तो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है D = 1/f, मतलब डायोप्टर किस पर डिपेंड करेगा? फोकस दूरी पे। तो जो इसकी प्रकृति होगी वो भी इसी की होती है। तो यहाँ पे डायोप्टर प्लस में दिया रहता है, फोकस दूरी क्या होगी? प्लस में कितनी होगी? किसकी होती है? उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस की होती है। उत्तल लेंस 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। और फोकस दूरी कैसे ज्ञात किया जाता है? मान लो शक्ति कितनी दी हुई? 2 डायोप्टर, तो 2 = 1/f, तो f कितना हो जाएगा? 0.5 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, जीरो होती है, अनंत होती है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, क्योंकि उसकी फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो क्षमता किस पे डिपेंड करती है? फोकस दूरी पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेंस किससे बनता है? पायरेक्स कांच से, या फ्लिंट कांच से, या साधारण कांच से, कोबाल्ट कांच से? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लिंट कांच। ऑप्शन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी, नेत्र लेंस पर अपारदर्शी झिल्ली बन गई है जो कि दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इस नेत्र दोष को कहते हैं जरा दृष्टि दोष, या निकट दृष्टि दोष, या मोतियाबिंद, या दृष्टि वैमनस्य? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मोतियाबिंद। क्वेश्चन नंबर 10 है, निकट दृष्टि दोष में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों निकट दृष्टि दोष में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा, रेटिना के आगे बनेगा या रेटिना के पीछे बनेगा, या प्रतिबिंब नहीं बनता, या कोई नहीं? तो दोस्तों हमेशा इसमें मान लो ये रेटिना है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? हमेशा रेटिना के आगे बनता है। तभी तो इसके मतलब निवारण के लिए हम क्या लेते हैं? अवतल लेंस लेते हैं, जो क्या करता है? डाइवर्जेंट करता है, मतलब अपसारित करता है किरणों को। तो अपसारित करेगा तो कहाँ बनेगा? फिर यहाँ बन जाएगा। इसलिए निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमेशा हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा रेटिना के आगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला किसके समान कार्य करता है? दोस्तों मान लो ये पानी है, ये हवा, इसमें ये पानी मान लो, और ये हवा का बुलबुला, और पानी का अपूर्णांक मान लो n1 है और हवा का n2। तो इस आधार पर क्या कह सकते हैं हम? n1
बड़ा है n2 से, क्योंकि हमेशा हवा का अपवर्तनांक पानी के अपवर्तनांक से क्या होता है, कम ही होता है। और अगर हम हवा के बुलबुले को पानी में डाल दें कि प्रकृति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बाहर तो वो सामान्य रूप से उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, सामान्य रूप से हवा का बुलबुला उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। लेकिन अगर उसी को हम पानी में डाल दें तो वो किसकी भांति कार्य करेगा, उत्तल लेंस की भांति, क्योंकि दोस्तों उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रकाश तरंगे क्या है, विद्युत तरंगे या चुंबकीय तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे या स्थिर विद्युत तरंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, समतल दर्पण के प्रतिबिंबित के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है। अच्छा, समतल दर्पण के प्रतिबिंब के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों हमें गलत कथन पिक करना है। पहला ऑप्शन क्या है, प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। दूसरा है, प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बराबर होता है। मान लो ये समतल दर्पण है, ये कोई वस्तु रखी है, तो इसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ये सही है। और ऑप्शन नंबर 3 है, प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ये भी सही है, क्योंकि इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, एक होती है। जितनी वस्तु होगी उतना ही उसका प्रतिबिंब होगा। ये हमेशा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बोला, प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, वास्तविक नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14, समुद्र के पानी का नीला होने का कारण क्या है। जल के अणुओं द्वारा नीले रंग को छोड़कर बाकी रंगों का अवशोषण, या दूसरा ऑप्शन है जल अणुओं द्वारा नीले रंग का प्रकीर्णन, या तीसरा है समुद्र जल द्वारा नीले प्रकाश का परिवर्तन, या ऑप्शन 4 है समुद्र जल द्वारा नीले आकाश का परावर्तन। तो दोस्तों इसमें ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जल अणुओं द्वारा नीले रंग का प्रकीर्णन। दोस्तों 15वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लग जाता है, इसका क्या कारण है। कारण नंबर 1, प्रकाश का प्रकीर्णन, या प्रकाश का विवर्तन, या प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, या प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रकाश का। दोस्तों आज के क्वेश्चन होते हैं ख़त्म, अगली क्लास में मिलते हैं। और अगर इस क्लास में आपको कोई भी गलत आंसर लगा हो या आपको कोई डाउट लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।